द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 12 अप्रत्याशित। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है जिसका प्रयोग विडंबना से भविष्य के मानचित्र के रूप में किया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्टॉक सागन ने एक बार कहा था कि हर वह व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था और निवेश मार्केट का अनुसरण करता है उसे यह अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए। जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई वे हमेशा होती रहती है। इतिहास मुख्यतः आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन यह निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अक्सर भविष्य के एक अखंडनीय मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आप यह विडंबना देख पा रहे हैं? क्या आप यह समस्या देख पा रहे हैं? आर्थिक और निवेश संबंधी इतिहास को सराहना होशियारी की बात है। इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में और लोग कहीं गलती करते हैं यह सीखने में सहायता करता है। साथ ही इतिहास हमें एक प्रारूप प्रदान करता है यह समझने के लिए कि क्या सही काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से यह भविष्य का मानचित्र नहीं है। एक जाल जिसमें बहुत से निवेशक फंस जाते हैं उसमें इतिहासकारों को ईश्वरदूत समझने का भ्रम कहता हूँ। भविष्य की परिस्थितियों के लिए अतीत के डेटा पर अत्यधिक निर्भरता, वह भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ नवीनीकरण और परिवर्तन उन्नति के संचालक है। आप ऐसा करने के लिए निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक ठोस विज्ञान की तरह देखते हैं, इतिहास भविष्य के लिए आदर्श पथ प्रदर्शन होना चाहिए। भूवैज्ञानिक करोड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक डाटा को देखकर पृथ्वी के व्यवहार के प्रतिरूप बना सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री भी ऐसा कर सकते हैं और डॉक्टर भी, क्योंकि किडनी 2020 में भी वैसे ही काम करती है जैसे कि 1020 में किया करती थी। लेकिन निवेश एक ठोस विज्ञान है। यह ऐसे लोगों का एक विशालकाय समूह है जो चीज़ों के बारे में सीमित जानकारी के त्रुटिपूर्ण निर्णय लेते हैं। उनके कल्याण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और यह होशियार लोगों को भी व्याकुल, लालची या असुरक्षित बना सकता है। महान भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेमन ने एक बार कहा था, सोचिए भौतिक विज्ञान इतना कठिन होता यदि इलेक्ट्रॉन्स की भी भावनाएं होती और निवेशकों की भावनाएं होती। यह भी बहुत सी। इसलिए उन्होंने जो अतीत में किया उसके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि वे आगे क्या करेंगे। अर्थशास्त्री की आधारशिला ही यह है कि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि अदृश्य शक्ति को अच्छा या बुरा कुछ भी अनिश्चित काल तक चलते रहना पसंद नहीं है। एक बार निवेशक बिल वॉर्नर ने वर्णन किया कि मार्केट महाशय कैसे काम करते हैं। यह एक कैपिटलिज्म एट वर्क पूंजीवाद काम पर लगा है का टी शर्ट पहने है और साथ में एक हथौड़ा लिए हुए है। कुछ चीज़ें बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती है, जिसका मतलब यह है कि हम इतिहासकारों को ईश्वरदूत नहीं मान सकते। संपत्ति से संबंधित किसी भी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण संचालक वे कहानियाँ हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं, और वे प्राथमिकताएं जो वे वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं। ये चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती, वे सांस्कृतिक और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। वे हमेशा बदलती रहती है और बदलती रहेगी। जब संपत्ति की बात आती है, हम अपने ऊपर जो दिमागी चाल चलते हैं वह उन लोगों की हद से अधिक प्रशंसा करना है जो हमसे पहले यह कर चुके हैं। कुछ
विशेष घटनाओं का अनुमान करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप आगे क्या होने वाला है उसे जान सकते हैं। असल में शायद ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि अनुभव पूर्वानुमान की योग्यता के बजाय अति विश्वास को जन्म देता है। निवेशक माइकल बैटनिक ने यह अच्छे से समझाया जब यह तर्क सामने आया कि कुछ निवेशक बढ़ती ब्याज दरों के लिए तैयार है क्योंकि उन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। बढ़ती ब्याज दरों का पिछला बड़ा अंतराल लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था। माइकल बैटनिक ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अतीत में जो हुआ उसका अनुभव या फिर अध्ययन भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर जो होगा उसका पथ प्रदर्शन नहीं हो सकता। तो क्या वर्तमान की बढ़ती दर पिछली बार की तरह दिखेगी या फिर उससे पहली बार की तरह? क्या भिन्न संपत्ति वर्ग मिलता जुलता व्यवहार करेगा? बिल्कुल एक ऐसा या फिर ठीक विपरीत। एक तरह वे लोग जो 1978 और 2000 और 2008 की घटनाओं के बावजूद भी इस दौरान निवेश करते आए हैं, उन्होंने काफ़ी विभिन्न मार्केट का अनुभव किया है। दूसरी तरफ क्या यह संभव नहीं कि यह अनुभव अति विश्वास को जन्म देता है, या यह मानने से चूकना कि आप गलत है, या पिछले नतीजे पर अटल रहना? जब आप निवेश इतिहास पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए हद से ज़्यादा निर्भर रहने लगते हैं तो खतरनाक चीज़ें हो सकती है। एक, आप संभव उन बहिर्वर्तनों घटनाओं पर ध्यान देने से चूक जाएंगे जो कांटे को सबसे अधिक घुमाती है। ऐतिहासिक डाटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बहिर्वर्ती है जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाली घटनाएं हैं। यही घटनाएं जो अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट में कांटे को घुमाती है। महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध, .com बबल, 11 सितंबर 2002 के दशक के बीच में हुआ आवास संकटन, बस मुट्ठी भर बहिर्वर्ती घटनाएं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई है क्योंकि उनके कारण बहुत सी असंबद्ध घटनाएं भी प्रभावित होती है। 19वीं और 20वीं सदी में 15 बिलियन लोगों ने जन्म लिया, लेकिन जरा सोचिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और पूरा संसार इतना अलग दिखता अगर उनमें से 7 ने जन्म न लिया होता। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्लेटिन, माओ जेगोंड, गैब्रिएलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट, मार्टिन लूथर किंग। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कि यह सबसे अर्थपूर्ण सूची है या नहीं, लेकिन आज विश्व के बारे में लगभग सब कुछ सीमा रेखाओं से लेकर प्रौद्योगिकी और सामाजिक मानदंडों तक अलग होते हैं। अगर इन 7 लोगों ने अपना चिन्ह न छोड़ा होता। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि पिछली सदी में शायद अधिकांश विश्व में जो कुछ भी हुआ उसके लिए 0.00004% लोग जिम्मेदार थे। परियोजनाओं, नवीनीकरण और घटनाओं के लिए भी यह उतना ही सच है। पिछली सदी का इन सब के बिना कल्पना कीजिए। द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ARPNET, 11 सितंबर, सोवियत संघ का पतन। 20वीं सदी में कुल कितनी परियोजनाएं और घटनाएं हुई, बिलियन ट्रिलियन कौन कह सकता है, लेकिन मात्र इन घटनाओं ने विश्व क्रम में को अन्यों के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में प्रभावित किया। पुच्छ घटनाओं को कम आंकने का एक कारण यह है कि चीज़ें कैसे जमा हो जाती है। यह
नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर कैसे 9/11 ने फेडरल रिजर्व को ब्याज दर कम करने के लिए प्रेरित किया, जिसने हाउसिंग बबल को संचालित करने में सहायता की, जिनके कारण आर्थिक संकट आया, जो एक खराब रोजगार मार्केट का कारण बना, जिसने लाखों लोगों को कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर के स्टूडेंट लोग और 10.8% व्यक्तिक्रम दर का कारण बना। 19 अपहरणकर्ताओं की वर्तमान में स्टूडेंट लोन के बोझ से जोड़ना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब विश्व कुछ एक बहिर्वर्तनीय पुच्छ घटनाओं से संचालित होता है तो यही होता है। किसी भी क्षण में वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो अधिकांश रूप से हो रहा है उसे अतीत की कुछ मुट्ठीभर घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, जिनका अनुमान लगाना लगभग असंभव था। आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक पाया जाने वाला कथानक अप्रत्याशित घटनाओं की भूमिका है। अप्रत्याशित घटनाएं इसलिए नहीं घटती क्योंकि हमारे प्रतिमान गलत है या फिर हमारी बुद्धिमत्ता में कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एडॉल्फ हिटलर ने जन्म से 9 महीने पहले की उम्र शाम को अपने माता पिता के आसपास में झगड़ने की संभावना उतनी ही थी जितनी गर्भधारण करने की। प्रौद्योगिकी का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि बिल गेट्स की पोलियो से मृत्यु हो सकती थी अगर जोनास सॉल्क चिड़चिड़ेपन में वैक्सीन खोजने का काम छोड़ देते। स्टूडेंट लोन की वृद्धि का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि 9/11 के दिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड अपरिहार्यकर्ता का चाकू खप्त कर सकता था। बस इतना ही। समस्या यह है कि जब हम अपने भविष्य के निवेश प्रतिफल के बारे में सोचते हैं, महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को हम निकृष्टतम परिणामों के बारे में अपने विचारों के पथ प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने वाली घटनाएं जब हुई थी तो इनका कोई पूर्ववर्त नहीं था, तो वे पूर्वानुमानकर्ता जो मानते हैं कि अतीत की सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ घटनाएं भविष्य की सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ घटनाओं से मेल खाएगी, वे इतिहास का अनुसरण नहीं कर रही है। वे अनजाने में यह मान रही है कि अभूतपूर्व घटनाओं का इतिहास भविष्य में लागू नहीं होगा। नसीम तालिब अपनी किताब फूड बाय रैंडमनेस में लिखते हैं, फेरोनिक्स मिस्र में लेखक नील नदी के उच्च जल स्तर को देखा करते थे और भविष्य की निकृष्टतम स्थिति का अनुमान लगाने के लिए उनका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक ऐसा ही फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में भी देखा जा सकता है, जिसने 2011 में सुनामी की मार के कारण भयंकर विनाश का सामना किया। इसका निर्माण इस प्रकार किया था कि यह अतीत के निकृष्टतम भूकंप को झेल सके और निर्माणकर्ताओं ने उसे अधिक की कल्पना नहीं की थी और न ही यह सोचा था कि अतीत में हुए निकृष्टतम घटना भी अप्रत्याशित थी जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं था। यह विश्लेषण की विफलता नहीं है, यह कल्पना की विफलता है। यह समझना कि जरूरी नहीं कि भविष्य अतीत के जैसा ही दिखे। यह एक विशेष कौशल्य है जिसे आमतौर पर निवेश
अनुमानकर्ता समुदाय अच्छी तरह नहीं समझ सकता। मैं 2017 में न्यूयॉर्क के एक रात्रि भोज में गया, जहां डेनियल कहनेमैन से पूछा गया कि पूर्वानुमान गलत निकाले जो निवेशकों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी बात से आश्चर्यचकित होते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम कहते हैं, अहो, अब मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। लेकिन वास्तव में जब हम कोई गलती करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाए, तो जो सीख हमें लेनी चाहिए वह यह है कि संसार के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। यह अप्रत्याशित घटनाओं से मिलने वाली सही सीख है। संसार अप्रत्याशित है। यह अप्रत्याशित घटनाओं से मिलने वाली सही सीख है। यह कि संसार अप्रत्याशित है, यह नहीं कि हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को भविष्य की सीमाओं के पथ पर प्रदर्शन की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि यह कि हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को यह स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा। भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं जो कांटे को सबसे ज़्यादा घुमाएगी, वे हैं जिनके बारे में इतिहास हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता। वे अभूतपूर्व घटनाएं होंगी जिनके अभूतपूर्व स्वभाव का मतलब है कि हम उनके लिए पहले से तैयार नहीं होंगे, जो उन्हें प्रभावशाली बनाने का एक बड़ा कारण है। यह मंदी और युद्ध जैसी भयानक घटनाओं और नवीनीकरण जैसा महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मैं इस अनुमान को लेकर आश्वस्त हूँ, क्योंकि इतिहास के हर मोड़ पर अगर कुछ अचूक रहा हो तो वह यह है कि अप्रत्याशित घटनाएं कांटे को सबसे अधिक घुमाती है। 2. अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट के भविष्य के लिए अतीत एक भ्रामक पथ प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि यह आज के समय के सुसंगत रचनात्मक परिवर्तनों को हिसाब में नहीं लेता। आइए कुछ बड़े वालों को देखते हैं। 401 के 42 वर्ष का है। रोथ IRA अधिक युवा है, जिसका निर्माण 1990 के दशक में किया गया। इसलिए आज के समय में अमेरिकी नागरिक सेवानिवृत्ति के लिए बचत कैसे करते हैं, इसके बारे में व्यक्तिगत वित्तीय परामर्श और विश्लेषण की तुलना उससे कहीं की जा सकती है, जो एक पीढ़ी पहले सही लग रहा था। हमारे पास नए विकल्प है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। या फिर उद्यम पूंजी को लीजिए। 25 वर्ष पहले तक इसका नामो निशान नहीं था। आज ऐसे एकलग उद्यम कैपिटल फंड्स है जो एक पीढ़ी पहले के संपूर्ण उद्योग से बड़े हैं। अपने स्मरण में नाइक संस्थापक फिल नाइट ने व्यवसाय में अपने शुरुआती दिनों के बारे में लिखा था, उद्यम पूंजी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एक युवा अधिकांश उद्यमी के पास बहुत कम विकल्प थे, और उन सभी विकल्प पर जोखिम का नापसंद करने वाले ऐसे द्वारपाल तैनात थे जिनकी कल्पना शक्ति शून्य थी। दूसरे शब्दों में बैंकर। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप किसी प्रकार वित्त पोषित होते हैं। इस बारे में कुछ दशकों पहले तक ऐतिहासिक डाटा अब पुराना हो चुका है। निवेश क्रमों और स्टार्टअप विफलता दर के बारे में जो हम जानते हैं, उसके पीछे सीखने के लिए इतिहास का एक दृढ़ आधार नहीं है, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार कंपनियां वित्त पोषित की जाती है वह एक नया इतिहास प्रतिमा है। या फिर सार्वजनिक मार्केट लीजिए। S&P 500 ने 1976 तक वित्तीय स्टॉक सीमित नहीं किए थे।
अब वित्तीय स्टॉक सूचकांक का 16% है। प्रौद्योगिकी स्टॉक का 50 वर्ष पहले नामोनिशान नहीं था। आज वे सूचकांक के 5वें हिस्से से अधिक है। समय के साथ लेखांकन नियम बदल चुके हैं। साथ ही प्रकटीकरण, लेखा परीक्षण और मार्केट द्रव्यता का मात्रा काफी कुछ बदल चुका है। यूएस की मंदियों के बीच का समय पिछले 150 वर्षों में नाटकीय रूप से बदल चुका है। मंदियों के बीच का औसतम समय देर 1800 में 2 वर्ष से शुरुआती 20 वर्ष की सदी में 5 वर्ष और पिछले 50 वर्षों में 8 वर्ष तक बढ़ चुका है। मेरे इस किताब को लिखने के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम मंदी की ओर अग्रसर है। दिसंबर 2007 की पिछली मंदी से अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं। गृह युद्ध के पहले अब तक मंदियों के बीच में यह सबसे बड़ा अंतराल है। मंदियों के कम होने को लेकर अनेकों अवधारणा है। उनमें से एक यह है कि फेड व्यवसाय चक्र का प्रबंधन करने में बेहतर है या कम से कम उसे विस्तृत करने में। दूसरी यह है कि सेवा उद्योग की तुलना में भारी उद्योग में तेजी और मंदी अप्रत्युत्पादन की अधिक संभावनाएं है, जो पिछले 50 वर्षों से सर्वोच्च रखती है आ रही है। निराशावादी धारणा यह है कि हालांकि अब मंदियां कम होती है, लेकिन जब वे होती है तो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। हमारे तर्क के लिए यह अधिक मायने नहीं रखता कि बदलाव किस कारण आया। जो मायने रखता है वह यह कि बदलाव स्पष्ट रूप से आया। यह समझने के लिए कि ये ऐतिहासिक बदलाव किस प्रकार निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के कार्य पर ध्यान डालिए जिसे अब तक का सबसे महान निवेशक माना गया है, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम की उत्कृष्ट किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट मात्र सिद्धांत नहीं है, इसमें से व्यावहारिक निर्देश है जिन्हें अच्छे निवेश निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ग्राहम की किताब अपनी किशोरावस्था में पढ़ी थी, जिससे मैंने निवेश के बारे में पहली बार सीखा था। इस किताब में दिए गए सूत्र मुझे बहुत आकर्षक लगे, क्योंकि वह वास्तव में धनवान बनने के लिए क्रमशः निर्देश थे। बस निर्देशों का अनुसरण करना था, बस बहुत सरल प्रतीत होता था। लेकिन जब आप इन सूत्रों का प्रयोग करना आरंभ करते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इनमें से कुछ वाकई काम करते हैं। ग्राहम ने कुछ स्टॉक को खरीदने का समर्थन किया जो अपनी शुद्ध कार्यशील पूंजी से कम के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे, मूलतः बैंक का नकद बिना किसी ऋण के। यह बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है, लेकिन आज के समय में कुछ ही स्टॉक है जो इतनी सस्ती ट्रेडिंग करते हैं, सिवाय एक पेनी स्टॉक के जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा गया। ग्राहम का एक मापदंड कहता है कि रूढ़िवादी निवेशकों को उन स्टॉकों से बेचना चाहिए जो पुस्तक मूल्य के 1.5 मूल्य से अधिक की ट्रेडिंग कर रहा है। अगर अपने पिछले दशक में इस नियम का अनुसरण किया होता तो आपके पास सिवाय बीमा और बैंक स्टॉक के अलावा कुछ नहीं होता। यह किसी भी संसार में उचित नहीं है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट हमेशा की सबसे महानतम निवेश संबंधी किताबों में से एक है, लेकिन मैं इसे एक भी निवेशक को नहीं जानता जिसने ग्राहम के प्रकाशित सूत्रों को कार्यान्वित कर सफलता पाई हो। यह किताब बुद्धिमत्ता से भरपूर है, शायद आज तक प्रकाशित की भी अन्य निवेश संबंधी किताब से अधिक, लेकिन एक कैसे गाइड के रूप में यह किताब शंकास्पद है। आखिर क्या हुआ? क्या ग्राहम सिर्फ एक प्रदर्शनकार थे जिनकी बातें अच्छी तो सुनाई पड़ती थी, लेकिन जिनकी सलाह काम नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं। वे अपने आप में एक अत्यंतिक सफल निवेशक थे, लेकिन वे व्यावहारिक थे।
और साथ ही एक सच्चे प्रतिरोधी। वे निवेश धारणाओं से इतना लगाव नहीं रखते थे कि वे उन पर तब भी टिके रहे जब अनेकों ने अन्य निवेशक उन सिद्धांतों का अनुकरण नहीं कर उन्हें इतना लोकप्रिय न बना दे कि उनका समर्थन बेकार हो जाए। जेसन ज्विग, उन्होंने ग्राहम की किताब के बाद के एक संस्करण की व्याख्या की ने कहा, ग्राहम अपनी धारणाओं पर लगातार प्रयोग और पुनर्परीक्षण करते रहते थे, यह देखने के लिए कि क्या काम करता है। वह नहीं जो कल काम करता है, बल्कि आज जो काम करता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट के हर एक संशोधित संस्करण में ग्राहम ने पिछले संपादन के सूत्रों को हटाकर नए सूत्रों को डाल दिया, एक तरह से यह घोषणा करते हुए कि वे अब काम नहीं करते, या फिर वे अब इतना अच्छी तरह से काम नहीं करते जितना पहले किया करते थे। अब ये सूत्र है जो बेहतर काम करते हैं। ग्राहम की आम आलोचनाओं में से एक यह है कि 1972 के संपादक में सभी सूत्र प्रचलित है। इस आलोचना का एक ही सही उत्तर है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वे वही सूत्र है जिन्हें 1965 के संपादक के सूत्रों को हटाकर रखा गया था। संपादक ने सूत्रों को हटाकर रखा गया था, उन्हें 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस में प्रस्तुत मौलिक सूत्रों के अभिवर्धन के लिए इस्तेमाल किया गया था। 1976 में ग्राहम की मृत्यु हो गई। यदि वे सूत्र जिनका उन्होंने समर्थन किया 1934 से लेकर 1972 के बीच 5 बार हटाए और बदले गए, आपको क्या लगता है कि वे 2020 में इतने सुसंगत होंगे या फिर 2050 में? ग्राहम की मृत्यु से कुछ समय पहले उनसे पूछा गया कि अगर वे अलग अलग स्टॉक के विस्तृत विश्लेषण वह कार्यनीति जिनके लिए वे प्रसिद्ध थे, कि वे तभी पक्षधर थे। उन्होंने उत्तर दिया, आमतौर पर नहीं। बेहतर मूल्य के अवसर तलाशने के लिए मैं सुरक्षा विश्लेषण की विस्तृत तकनीकों का अब पक्षधर नहीं हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि 40 वर्ष पहले यह एक लाभदायक काम था जब हमारी पाठ्यपुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। जो बदला वह यह था, अवसर बढ़ाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी ने जानकारी को अधिक सुगम बना दिया, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र से प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर बढ़ती गई, उद्योग बदल गए, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों के व्यवसाय चक्र और पूंजी उपयोग अलग अलग होते हैं। काफी कुछ बदल चुका है। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प विचित्रता यह है कि जितना ज़्यादा पीछे आप देखेंगे उतना ही अधिक आप ऐसे संस्कार को देख रहे होंगे जो आज के समय में बिल्कुल लागू नहीं होते। कई निवेश और अर्थशास्त्री यह सोचकर राहत महसूस करते हैं कि उनके पूर्वानुमान दशकों बल्कि सदियों के डाटा के आधार पर किए गए हैं, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं बदलती रहती है, हाल ही का इतिहास अक्सर भविष्य का सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों का शामिल करने की अधिक संभावनाएं होती है जो भविष्य के अनुरूप हो। निवेश में एक आम कहावत है जिसे मजाक के तौर पर कुछ यूं कहा जाता है कि इस बार बात अलग है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं जो यह अनुमान लगा रहा है कि भविष्य पूर्णतः अतीत को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, तो यह कहिए, ओ तो तुम्हें लगता है कि इस बार बात अलग है, और माइक गिरा जाएगा।
निवेशक जॉन टेम्पल्टन के विचारानुसार निवेश में सबसे खतरनाक 5 शब्द है। इस बार बात अलग है। हालांकि टेम्पल्टन ने माना कि कम से कम 20% बार बात अलग होती है। दुनिया बदलती रहती है, सचमुच बदलती रहती है, और ये बदलाव ही है जो समय के साथ महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। माइकल बैटनिक ने इस प्रकार कहा, निवेश में सबसे खतरनाक 13 शब्द है। निवेश में सबसे खतरनाक 5 शब्द यह है कि इस बार बात अलग है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें संपत्ति के बारे में सोचते हुए इतिहास को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी यह है कि जितना अधिक आप पीछे इतिहास में झोंकेंगे, उतनी ही अनिवेशक आपकी सीख होगी। अनिवेशक बातें जैसी लोगों का लालच और भय के साथ संबंध, तनाव में वे क्या करते हैं, प्रेरकों के प्रति उनका बर्ताव कैसा रहता है, समय के साथ स्थायी रहती है। संपत्ति का इतिहास इस तरह की बातों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष रुझान, विशेष ट्रेड, विशेष क्षेत्र, मार्केट के बारे में विशेष कारणीय संबंध और लोगों को अपने पैसों के बारे में क्या करना चाहिए हमेशा ही हो रहे विकास के उदाहरण रहते हैं। इतिहासकार ईश्वरदूत नहीं होते। फिर प्रश्न यह उठता है कि हमें भविष्य के बारे में किस प्रकार सोचना और योजनाएं बनाना चाहिए। आइए देखते हैं अगले अध्ययन में।